आप सभी का स्वागत है रेलवे एग्ज़ाम एक्सपर्ट चैनल पे। इस चैनल पे आप सभी का जो रेलवे अपकमिंग एग्ज़ाम है, जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी हो गया या ग्रुप डी हो गया, तो एसपीडी का जितना भी पीवाईक्यू सीरीज है रेलवे का 1992 से लेकर 2024 तक का, अभी तक रेलवे में जितना भी एग्ज़ाम्स हो गए हैं, उन सभी का जो जीके का निचोड़ होगा वो हम आपको इस वीडियो में एक सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके चलेगी और इसमें सभी जो आरआरबी के जोन है एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने वाले, वो सभी जोन इसमें कवर हो जाएंगे। जैसे कि आज आरआरबी गुवाहाटी एंड कोलकाता का मैं कराने वाला हूँ 1992 का इसमें क्वेश्चन जीके का, लेकिन इसी तरह सभी जोन का जब तक जोन वाइज चला है सभी जोन का, या फिर उसके बाद जो रेलवे के एग्ज़ाम लेने के पैटर्न बदले हैं, सभी क्वेश्चंस जो 1992 से लेकर 2024 तक एग्ज़ाम में लिए गए हैं जीके का, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आरपीएफ का भी हो, तो भी क्वेश्चन तो एक दूसरे से रिलेट करके पूछा ही जाता है। तो जो भी छात्र आरआरबी एनटीपीसी का तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, अब रेलवे के यही दोनों एग्ज़ाम बचे हैं, तो इस पीडी का जो संपूर्ण पीवाईक्यू जो सीरीज है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैनल पे, और पूरा डिटेल एनालिसिस के साथ सारे क्वेश्चंस कवर कराएंगे। उसके आसपास इर्द गिर्द जो भी न्यू क्वेश्चंस बनने वाले होंगे उन सभी का डिस्कशन होने वाला है। और ये अभी नहीं बताया जा सकता है कि जब ये लेक्चर स्टार्ट हो रही है, यानी जो ये सीरीज स्टार्ट हो रही है संपूर्ण एसपीडी की, ये कब तक चलेगी, 1 महीना चलेगी या 2 महीना चलेगी। जब तक 1992 से लेकर 2024 तक का क्वेश्चंस कवर नहीं होंगे तब तक ये पूरा सीरीज जो है आपकी ये कंटिन्यू रहेगी, ये चलती रहेगी। लगभग ये सीरीज आप लोग को कंप्लीट करने के बाद, अगर आप शुरू से लास्ट तक लेक्चर देख रहे हैं, सभी लेक्चर आप यूट्यूब पे मिल जाएंगे। कितने लेक्चर बनेंगे, 150-200, ये जानकारी नहीं है, क्योंकि बनाने के बाद ही पता चलेगा जब वीडियो बन रही होगी या फिर आप लोग की तैयारी चल रही होगी। तो उन सभी लेक्चर को देखने के बाद आपकी जो जीके के क्वेश्चन है ना वो पूरा कॉन्शियस हो जाएंगे, वो पूरा क्लियर हो जाएंगे। जीके में फिर आप लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी, बस आप लेक्चर 1 से लेके जितने भी लेक्चर हैं वहाँ तक देखना है। आज हम लोग आरआरबी गुवाहाटी एंड कोलकाता का देखने वाले हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल गुवाहाटी जोन वाले बच्चे या फिर कोलकाता जोन वाले बच्चे ही इस वीडियो को देखेंगे। किसी भी जोन वाले देख सकते हैं, क्योंकि एक जोन का क्वेश्चन दूसरे जोन में रेलवे में रिपीट होता है। अभी जो भी हाल फिलहाल में टेक्नीशियंस या फिर एयरप्ले का एग्जाम, जेई का एग्जाम जिन्होंने दिया है, उन्हें भी पता है कि हाँ क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, तो इसमें जीके का संपूर्ण क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है आरआरबी गुवाहाटी एंड कोलकाता का क्वेश्चंस को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आरआरबी गुवाहाटी 1992 का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि जो जनगणना है ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। आपको पता होनी चाहिए कि हमारे जो संविधान में ये 4 प्रकार की सूची को वर्णन किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची भी आता है, उसके बाद समवर्ती सूची आता है, सबसे लास्ट में अवशिष्ट सूची को रखा गया है। संघ सूची में होता ये है कि इसमें जो कानून बनाने का अधिकार होता है ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। राज्य सूची में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केवल राज्य सरकार के पास होता है। जो संवर्ती सूची है उसमें कानून बनाने का जो अधिकार होता है सेंटर और राज्य दोनों के पास होता है, दोनों मिलकर संवर्ती सूची में कानून बनाते हैं। और अवशिष्ट सूची जो कि बचा हुआ चीज़ हो गया उसे अवशिष्ट सूची में रखा जाता है, जैसे कि अंतरिक्ष मामला में हो गया या फिर कोई नई चीज़ रिसर्च खोज डेवलपमेंट, ये सब के मामले में हो गए, तो ये सभी पे कानून जो है केवल केंद्र सरकार बनाती है। यानी अवशिष्ट सूची के बारे में पूछे तो उसमें कानून बनाने के जो अधिकार होती है वो केवल केंद्र सरकार के पास होती है। तो संघ सूची के बारे में पूछा गया, तो जो जनगणना है ये संघ सूची में आता है। कहने का मतलब ये है कि जनगणना ये राज्य सरकार भी करवा सकती है। अभी हाल फिलहाल में अपने बिहार में देखा होगा कि जातीय जनगणना किया गया था आज से 2-3 मंथ पहले, और केंद्र सरकार भी करवा सकती है। तो जनगणना राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों करवा सकती है। लेकिन 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 यहाँ पे जो जनगणना का जो पूर्ण जनगणना की बात की जा रही है, जातीय जनगणना नहीं, तो पूर्ण जनगणना की जो बात की जा रही है तो ये केवल केंद्र सरकार ही करवाएगी। और ये संघ सूची में अगर जनगणना से रिलेटेड कोई कानून बदलना होगा या कुछ भी करना होगा तो वो केंद्र सरकार करेगी, इसीलिए इसे संघ सूची में रखा गया है। तो इसे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगला प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। देखिए प्रश्न बहुत ही इजी है, जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो पहले दिन ही ये चीज़ पढ़ने को मिलेगा कि भारत जो है राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ, राज्यों का संघ करने का मतलब है कि यूनियन ऑफ स्टेट है, इसे तोड़ना या फिर नया राज्य का निर्माण करना काफ़ी मुश्किल होगा। नया राज्य का निर्माण हो जाएगा लेकिन नया देश का निर्माण करना काफ़ी मुश्किल होगा। कोई स्टेट बोला है कि हम अपने आप को अलग देश घोषित कर रहे हैं
तो वो नहीं टूट सकता है। जम्मू कश्मीर जिसमें कि बहुत सारे मुद्दाएं गर्म थी, फिर भी वो टूट के अलग नहीं हो पाई ना। तो कोई भी, जैसे लोग बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट टूट के अलग हो जाएंगे, इतनी आसान नहीं होगा, क्योंकि जो भारत है ये राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। वहीं बात करें अगर अमेरिका का बात करें या फिर रशिया का बात करें, तो अमेरिका और रशिया जो है ये यूनियन नहीं है, ये फेडरेशन है, और फेडरेशन में कभी भी टूट सकता है। वो लोग फेडरेशन है, तो फेडरेशन कंट्री कभी भी टूट सकती है। साल 1991 में रशिया को 15 भागों में तोड़ दिया गया, क्यों? क्योंकि वो फेडरेशन था। लेकिन जो भी यूनियन है वो नहीं टूटेगा। चाइना भी टूट सकता है, चाइना भी अलग अलग स्टेट का ना फेडरेशन है, तो जो भी फेडरेशन है वो टूट जाएंगे, लेकिन जो भी यूनियन है वो नहीं टूटेंगे। तो भारत एक यूनियन है, इसलिए जो भी लोग बोलते हैं ना भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये तोड़ना भारत के लिए आसान होगा नहीं, भारत को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये यूनियन नहीं, ये यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आपको आगे यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि मछलियों के यकृत में, यानी मछलियों का जो लीवर होता है उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो मछलियों के लीवर में जो है विटामिन डी पाई जाती है, विटामिन डी। अब बताएंगे कि विटामिन डी का नेचुरल सोर्स क्या है। तो देखिए, विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है, ये आपको पता होनी चाहिए कि सूर्य के किरण से विटामिन डी प्राप्त किए जाते हैं। विटामिन डी का उपयोग क्या क्या होता है? तो आपके शरीर में जो हड्डियां होती हैं उन्हें भी विटामिन डी की ज़रूरत होती है। आप देखे होंगे जब बहुत सारे लोगों की हड्डियों में जब दर्द होती है तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि इन्हें विटामिन डी की गोलियां दो और कैल्शियम की गोलियां दो। तो विटामिन डी महत्वपूर्ण रोल निभाती है। तो विटामिन डी का जो सोर्स है, एक तो आप मछली के जो यकृत है लीवर में, वहाँ विटामिन डी मिलता है। दूसरा नेचुरल रूप से सूर्य से प्रकाश से भी विटामिन डी मिलता है। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन डी का जो कवर होता है ये सूरज के प्रकाश से भी होता है। नॉर्मल लोगों को हर जगह सूरज के प्रकाश से ही विटामिन डी मिलती है। इन बातों को भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, आप देख पा रहे होंगे कि जो क्षुद्र ग्रह है वो किन किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। अब ये इन्हें भी समझना बहुत ही आसान होता है। देखिए, 4 इनर मोस्ट प्लानट होते हैं और 4 आउटर मोस्ट प्लानट होते हैं, यानी 4 अपने जो सौरमंडल या इसमें जो है 4 प्लानेट जो होते हैं ये आंतरिक प्लानेट कहा जाता है, आंतरिक ग्रह, और 4 को बाह्य ग्रह, और उनके बीच में ही ये क्षुद्र ग्रह, इसको इंग्लिश में एस्टेरॉइड कहा जाता है, ये रहते हैं। अगर मैं कुछ डिटेल्स इसे समझाने का बात करूं, मैं थोड़ी सी जूम कर देता हूं ताकि मेरे पास जगह हो जाएंगे, और अब मैं इसे समझाता हूँ आपको अच्छे से। ये हमारा सूर्य है, ठीक है, ये मैं इसे सन लिख देता हूँ, ये सूर्य सबसे बड़ा है। इसके बाद एक ग्रह है बुध, जिसको कि हम लोग मरकरी कहते हैं। उसके बाद एक ग्रह है शुक्र, और उसके बाद ये ग्रह है हमारी पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी इसे मैं पी से सूचित कर देता हूँ क्योंकि ये ग्रीन भी है। उसके बाद एक ग्रह है मंगल, जिसको मार्स हम लोग कहते हैं, मंगल ग्रह। ठीक है, साइड पे नहीं जाइएगा, मैं बड़ा छोटा यहाँ पे बना दे रहा हूँ, बट ये सुनना है। तो ये मंगल है, ठीक है, मंगल को मैं MC लिख देता हूँ, हालांकि इसे मार्स भी कहा जाता है, तो MC होता है। इसके बाद छोटे छोटे ग्रह आपको दिखाई देंगे, इसी को एस्टेरॉइड बेल्ट कहा जाता है। ठीक है, ये एस्टेरॉइड बेल्ट हो गया। इसके बाद आपको 4 आउटर मोस्ट प्लानेट दिखेंगे, जिसमें कि ये हो जाएगा आपका बृहस्पति, बृहस्पति के बाद ये हो जाएगा शनि, इसके बाद ये हो जाएगा अरुण, ये हो जाएगा वरुण। अगर सबको इंग्लिश में लिख दूं तो ये वीनस हो जाएगा, ये सैटर्न हो जाएगा, वीनस हो गया, सैटर्न हो गया, ये अरुण, ये यूरेनस हो गया, और ये नेपच्यून वरुण हो गया। ठीक है, तो जो भी एस्टेरॉइड बेल्ट से पहले हैं, यानी सूर्य से, सन से जो करीब हैं, इन्हें इनर मोस्ट प्लानेट कहा जाता है, और इन्हें आउटर मोस्ट प्लानेट कहा जाता है। ये जो 4 आंतरिक ग्रह हैं ये सभी ठोस अवस्था में आपको देखने को मिलते हैं। ये मैं डिटेल से बता रहा हूँ, ये सभी ठोस अवस्था में आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो भी ये आउटर मोस्ट प्लानेट हैं ये आपको या तो प्लाज्मा स्टेट में देखने के लिए मिलेंगे, प्लाज्मा स्टेट में मिलेंगे, और इसके साथ ही या तो ये गैसीय अवस्था में देखने को मिलते हैं, गैसीय स्टेज में देखने को मिलते हैं। अरुण वरुण तो ये पूर्ण रूप से गैसीय ही है। प्लाज्मा कहने का मतलब जैसे आपने मलाई वगैरह खाया है ना, तो वो प्लाज्मा स्टेट में आता है। जो मैग्मा लावा निकलता है ज्वालामुखी से, वो भी प्लाज्मा स्टेट में निकलता है। तो ये चारों जो है इसमें 2 प्लाज्मा स्टेट में रहते हैं, 2 गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो इनर मोस्ट प्लानेट है, यानी बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, ये पाए जाते हैं आपके ठोस अवस्था में। तो पूछा है एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह की पेटी तो आपको यही है, जो यहाँ पे पेटी आपको दिख रही है, क्षुद्र ग्रह की पेटी है। तो किसके किसके बीच है? तो ये मंगल के बीच है और वीनस के बीच है। मंगल हो गया, वीनस का मतलब बृहस्पति होता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में ये है। इसका राइट मैंने सारा कंसेप्ट यहाँ पे समझा दिया। आई होप कि पूरे डिटेल से आप इसे समझ पाए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा, बट इससे पहले एक और क्वेश्चन पूछ देता हूँ कि हमारे जो सौरमंडल में 2 ऐसे कौन से ग्रह हैं जो कि उल्टा चक्कर लगाते हैं, उसको आपको बताना है। जो उल्टा चक्कर लगाते हैं कहने का मतलब कि हमारी पृथ्वी हो गई या फिर अदर ग्रह हो गए, मंगल हो गए, बुध हो गए, ये सभी जो ग्रह हैं ना,
पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। मतलब सूर्य है, सूर्य का तो सभी चक्कर लगाते हैं ना, तो जो भी चक्कर लगाता है सूर्य का वो पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। लेकिन दो ऐसा ग्रह है जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन चक्कर लगाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर। उन दोनों ग्रहों का नाम आपको बताना है। अगला जो प्रश्न यहाँ पे है कि तुलबुल परियोजना जो है, ये तुलबुल परियोजना ये किस नदी पे है। तुलबुल परियोजना के बारे में पूछा गया है कि तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पे है। तुलबुल परियोजना जो है यहाँ पे झेलम नदी पे है। और मैं इनसे एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि बताइए कि हीराकुंड जो बांध है, हीराकुंड बांध ये किस नदी पे है। हीराकुंड बांध किस नदी पे है। इसके साथ ही बताना है कि भाखड़ा नंगल बांध, भाखड़ा नंगल बांध जो है ये किस नदी पे है। ठीक है, ये चीज़ें आपको बतानी है। इसी बीच मैं ये बता देता हूँ कि मैं भी पूछा था कि जो उल्टा ग्रह घूमने हैं वाले कौन से हैं, तो दो ग्रह हैं जो कि उल्टा चक्कर लगाते हैं। एक आपका शुक्र है, शुक्र है ये उल्टा चक्कर लगाता है, और एक आपका अरुण है, ये अरुण है, ये दोनों उल्टे चक्कर लगाते हैं। इनका नाम आपको याद रखना है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं घूमते हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो इन दो ग्रहों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शुरू से 2 नंबर वाले, लास्ट से 2 नंबर वाले, ये दोनों उल्टा चक्कर लगाते हैं। ओके, अगला देखते हैं कि बाबरनामा का लेखक कौन सा है। मतलब बाबरनामा ये आत्मकथा है और उसका लेखक स्वयं बाबर है, और इसे लिखा गया था तुर्की भाषा में। और तुर्की भाषा में इसका पूरा नाम था तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था? तुजुक ए बाबरी। ठीक है, मैं इससे पहले क्वेश्चन पूछा था कि हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड जो बांध है ये महानदी पे है, महानदी पे हीराकुंड बांध है, और ये जो है उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, राज्य को भी ध्यान रखेंगे। जब भी दूसरा भाखड़ा नंगल के बारे में मैंने पूछा था, भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नंगल डैम जो ये सतलज नदी पे है। अगर आपके पास नोट्स है तो आप नोट्स बनाते ही चलेंगे, ताकि रेलवे के लिए जो जीके एग्जाम है वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बताएंगे कि जो हुमायूं नामा की बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसने लिखा था। ठीक है, हुमायूं नामा किसने लिखा था। अगला प्रश्न देखते हैं तब तक। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पे भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ कि हुमायूं नामा मैंने पूछा था, तो हुमायूं नामा गुलबदम बेगम ने लिखा था, जो कि हुमायूं की चचेरी बहन थी, खुद की बहन नहीं थी, हुमायूं की चचेरी बहन थी गुलबदम बेगम, उसने ही हुमायूं नामा लिखा था। ये भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है। मैंने इससे पहले जब अभी आपको यहाँ पे बताया था मंगल और बृहस्पति के बारे में, यहाँ पे 2 चीज़ें और मुझे बतानी थी जो कि रह गई है। एक कि हमारे तारामंडल जो है, इसमें तारों की संख्या कितनी है, तारामंडल की संख्या कितनी है, तो जो है 89 है, इसे याद रखेंगे। प्लस 2 नक्षत्र है, नक्षत्र, नक्षत्र कितने नक्षत्र हैं हमारे, तो जो नक्षत्र है ये 27 है, इन्हें भी याद रखना है। ये बहुत ज़्यादा प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं। आगे आएंगे सीरीज धीरे धीरे, जब पूरा खत्म होगा ना आरआरबी 1992 से 1992 से लेकर 2024 तक, तो धीरे जितने भी जीके के कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। एक तो स्पीड ही कंप्लीट हो रहा है, स्पीड को रामबाण माना जाता है रेलवे जीके के लिए, वो सारे कवर हो जाएंगे। बस आप पेशेंस रखें और बनाए रहें, ज़्यादा बकवास नहीं करनी, सीधे कवर करते हुए चलना है। अगला प्रश्न यहाँ पे बात करें तो पूछा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और कौन सी दूरी का, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय दूरी का माप रहता है। कौन सी दूरी का? खगोलीय दूरी का मात्रक। जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी मापनी हो, या पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी मापनी हो, तो इस प्रकार की जो दूरी है ये प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है, यानी लाइट ईयर में मापा जाता है, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी कि खगोलीय दूरी को नापता है। अगला सवाल है कि मानव शरीर का जो तापमान है वो कितना होता है। तो मानव शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसी को अगर फ़ॉरेनहाइट में पूछे तो 98 डिग्री फ़ॉरेनहाइट हो जाता है। कभी सेल्सियस में भी पूछ सकता है या फ़ॉरेनहाइट में भी पूछ सकता है, तो आपको दोनों ध्यान देना है कि सेल्सियस में पूछ रहा है या फिर फ़ॉरेनहाइट में पूछ रहा है। फ़ॉरेनहाइट में पूछे तो 98 डिग्री फ़ॉरेनहाइट होता है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आप इसमें भी कि केल्विन में कितना होता है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं कमेंट भी देखता हूँ, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। हालांकि धीरे आने वाले लेक्चरों में इसे भी मैं कवर कर दूंगा कि केल्विन में कितना होता है, बट कुछ का जवाब आप भी दो। आगे है कि अंतिम मुगल सम्राट, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा होगा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम जो मुगल सम्राट थे वो बहादुर शाह द्वितीय थे। इनका और भी नाम है, इनके वो बहादुर शाह जफ़र के भी नाम से जाना जाता है। और इन्हें जो है कहाँ, अंग्रेज़ों ने इन्हें कहाँ शिफ्ट कर दिया था, तो म्यांमार का जो राजधानी है, अभी वर्तमान म्यांमार को बर्मा कहा जाता है,
तो बर्मा यानी म्यांमार का जो राजधानी है रंगून, वहाँ पे इन्हें शिफ्ट कर दिया गया था बहादुर शाह जफर का। ये अंतिम मुगल बादशाह हैं और इनका फ़ोटो भी क्लिक करके रखा गया था, आपने हिस्ट्री में देखा होगा। इनका फ़ोटो भी क्लिक करके रखा गया था। ये अंतिम मुगल बादशाह थे और इनका जो मकबरा बनाया गया है वो भी बर्मा रंगून में बहादुर शाह जफर का मकबरा है। इस चीज़ों को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। प्रश्न ऐसे बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था और ये दिया था 1942 में, 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वार के समय दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। आप हमें बताओगे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये बहुत ही फेमस कोड है, ये भी पूछी जाती है कई बार एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या 12 है। वही राशियाँ जो कि आपके नाम के जो राशियाँ होते हैं, मिथुन हो गया, वृष हो गया, कुंभ हो गया, मेष राशि हो गया, वृश्चिक राशि हो गया, मीन राशि हो गया, तुला हो गया, सिंह हो गया। तो इन्हीं राशियों के बारे में बात की जा रही है कि राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12। अभी मैंने बताया था कि नक्षत्रों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? अभी मैंने बताया था 27। और तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? 89। कहीं कहीं आपको 88 भी देखने को मिलेंगे, बट करेक्ट जो आंसर होगा, जिन्हें मान्यता प्राप्त है, वो 89 है। ठीक है, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान के द्वारा 89 तारामंडल को मान्यता प्राप्त दिया गया है। मैंने पूछा था यहाँ पे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो है SC बोस यानी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखनी है। अगला है, एंजाइम जो है मुख्य रूप से क्या है? तो एंजाइम जो है ये मूल रूप से प्रोटीन है। एंजाइम कुछ और चीज़ नहीं है, प्रोटीन है। आप बताएंगे कि हमारे मुंह में जो हमारे गाल होते हैं, गाल के पास से कौन सा एंजाइम निकलता है, वो आप मुझे यहाँ बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? देखिए अंतरिक्ष से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है ये शुक्र है। शुक्र को वीनस कहा जाता है इंग्लिश में। जो हमारे मुंह में से जो एंजाइम निकलता है जो गाल के पास से, वो होता है टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। इस एंजाइम को आप याद रखेंगे, बायोलॉजी से रिलेटेड है। ये शुक्र है सबसे चमकीला ग्रह। शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, सहोदर भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है, शाम का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी का सौतन भी कहा जाता है। तो शुक्र के बारे में इतना चीज़ आप सभी को ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बिंदुसार है ये किस वंश का शासक था? तो बिंदुसार ये मौर्य वंश का शासक था। और यहाँ पे एक चीज़ ये भी गौर करनी है कि मौर्य डायनेस्टी का जो स्थापना है इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसके सहायता से? तो चाणक्य का जो नाम था ये विष्णुगुप्त था। चाणक्य का एक फेमस बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। इसमें राजनीति के बारे में चर्चा किया गया है। अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में चर्चा किया गया है, न कि इकोनॉमिक्स के बारे में। चाणक्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त था। और चाणक्य ने किसके साम्राज्य को उखाड़ के चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश का शासक किया था? तो वो घनानंद के साम्राज्य को उखाड़ा गया था। और घनानंद नंद वंश के शासक था, जो कि भोग विलास में हमेशा लिप्त रहता था। आगे इसकी कहानियाँ जब आएगी पूरी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। और लेकिन जहाँ पे था कि बिंदुसार, तो बिंदुसार जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने कि मौर्य वंश की स्थापना की थी, उनका बेटा का नाम है। बिंदुसार से रिलेटेड एक बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन आता है, मैं उसे बोलता हूँ, आप लोग अपने दिमाग में रिमेंबर रखिएगा कि बिंदुसार से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा शासक है जिसके पिता एक महान शासक थे और उसका पुत्र भी एक महान शासक हुआ। तो ये बिंदुसार के बारे में बोला जाता है, क्योंकि बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे जो कि एक महान शासक थे, और बिंदुसार जो कि है ये महान शासक नहीं था। लेकिन इसका जो फिर पुत्र हुआ यानी अशोक, इसका पुत्र का नाम अशोक है। अशोक भी एक महान शासक था। इसीलिए इसके क्रम में ये प्रश्न आता है कि ये कौन सा शासक थे जिसके पिता एक महान शासक थे और उसका पुत्र भी एक महान शासक हुआ? तो वो बिंदुसार के बारे में बात की जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो देखिए लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। अब यहाँ से 3-4 प्रश्न आता है कि कोणार्क टेम्पल, जो कोणार्क टेम्पल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, वो कहाँ है? वो भी भुवनेश्वर में है। लिंगराज टेम्पल ये भी भुवनेश्वर में है और ये दोनों उड़ीसा में है। कहाँ है? भुवनेश्वर में है, लेकिन ये उड़ीसा में है, राज्य उड़ीसा हो गया। चिल्का लेक के बारे में पूछता है, बहुत ही फेमस चिल्का लेक है, ये भी आपका उड़ीसा में है। लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल, सूर्य मंदिर, ये तीनों चीज़ उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में है। और एक पूछता है ब्लैक पैगोडा, आप उसे भी ध्यान रखेंगे। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? ब्लैक पैगोडा कहाँ है? तो ब्लैक पैगोडा भी ये उड़ीसा में है। इन 3 चीज़ों को उड़ीसा से रिलेटेड करके आपको याद रखनी है।
जिन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ इन्हें याद करते रहने हैं, जीके कंप्लीट हो जाएगा। आगे है कि मकाऊ का मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो मकाऊ का जो मुद्रा है इसे पटाखा कहा जाता है। और आप मुझे 2 मुद्रा के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही फेमस है। एक जापान की मुद्रा बहुत पूछता है, एक चीन की मुद्रा के बारे में बताएंगे, ठीक है। अगर इंडोनेशिया का बात करें तो इंडोनेशिया का मुद्रा है इंडोनेशियन रुपया, पाकिस्तान का मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकन रुपया, नेपाल की मुद्रा नेपाली रुपया, मॉरिशस की मुद्रा की बात करें तो मॉरिशस रुपयन, यानी रुपया का भी वैल्यू है बट अलग अलग इस कंट्री में जाके कंट्री के साथ केवल उस कंट्री का नाम लग जाता है मुद्रा के साथ। जापान की मुद्रा की बात करें तो इसका नाम येन है, बहुत ही फेमस है। जापान की मुद्रा येन है और इसकी राजधानी जो है टोक्यो है। चीन की मुद्रा का बात करें तो युआन है और इसकी राजधानी बीजिंग है। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे क्योंकि जापान या फिर चीन जो है भारत से ज़्यादा दूर नहीं है, चीन तो भारत का पड़ोसी ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सिनेमा का आविष्कार जो है ये किसने किया था। तो सिनेमा का आविष्कार निकोलस जीन और लूथिये ने किया था, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखेंगे। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न आते हैं। तो भारतीय सिनेमा का जो जनक है ये दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। इन चीज़ों को भी याद रखनी है। और लास्ट है आरआरबी गुवाहाटी का क्वेश्चन, इसके बाद आरआरबी कोलकाता के क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है कौन सा है। तो पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। क्वेश्चन आता है कि कौन से ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। तो बुध एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, मानी उसका कोई भी चंद्रमा नहीं है। मंगल के 2 चंद्रमा है जिसका नाम फोबोस और डिबोस है। इन बातों को याद रखना है। सबसे ज़्यादा चंद्रमा अभी फिलहाल बृहस्पति को है, हालांकि बृहस्पति और सैटर्न यानी बृहस्पति और शनि में कंपटीशन चलते रहता है, मेरा ज़्यादा तो मेरा ज़्यादा। 2023 में ये रिपोर्ट आया था जिसमें कि पहले सैटर्न का ज़्यादा था, लेकिन अब बृहस्पति का लगभग 92 के आसपास चंद्रमा की खोज की जा चुकी है। तो अभी फ़िलहाल बृहस्पति के पास ज़्यादा चंद्रमा यानी ज़्यादा उपग्रह है। तो ये था आरआरबी गुवाहाटी। अब आरआरबी कोलकाता का हम लोग देखते हैं। हर एक वीडियो में हम लोग 2-2 जोन का देखने वाले हैं। आरआरबी कोलकाता का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष का जो राज कवि कौन था। तो हर्ष का जो राज कवि था ये बाण भट्ट था और बाण भट्ट ने कदम्बरी नामक पुस्तक का रचना किया था। ये भी पुस्तक के बारे में भी पूछता है कि कदम्बरी किसका रचना है, तो ये बाण भट्ट का था। आगे है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था। तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। और यहीं पे पूछता है आपको कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। परमाणु बम का आविष्कार, तो इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये भी बहुत फेमस है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इसका भी जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अगला है कि दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है। देखिए चारागाह घास के मैदान होता है, घास के मैदान को पंपास कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में। पंपास के जगह एक और भी नाम होते हैं, मेरे माइंड में अभी रिवाइंड नहीं हो पा रहा है। एक तो पंपास मुझे याद आ रहा है और एक नाम मुझे याद नहीं हो रहा है। हालांकि जो भारत में घास के मैदान है जैसे कि जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड में उसे सोनमर्ग और गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन में आते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है और एक नाम मुझे अभी रिवाइंड नहीं हो रहा है। अब जब मुझे रिवाइंड होगा तो मैं आप सभी को या बता दूंगा। अगला यहाँ पे है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी। तो प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों के द्वारा चलाया गया था। लेकिन अगर ये पूछ दे तो भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा चलाई गई थी, यानी सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा, तो वो सातवाहन वंशों द्वारा चलाई गई थी। उन चीज़ों को भी याद रखें। सबसे प्रथम में यूनानियों द्वारा चलाई गई थी, लेकिन सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी, ये प्रश्न हो जाए तो फिर हो जाएगा सातवाहन राजवंशों ने चलाया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। एक प्रश्न मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा आप सभी का कि महात्मा गांधी ने मात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ही बार अध्यक्षता की थी, वो कौन सा अध्यक्षता की थी। तो महात्मा गांधी ने बिलग्राम अध्यक्ष किया था, बिलग्राम अध्यक्ष किया था महात्मा गांधी ने कांग्रेस का मात्र एक ही अध्यक्ष था, यही बिलग्राम अध्यक्षता उन्होंने किया था। इसके बाद उन्होंने कोई भी अध्यक्षता नहीं की थी। और महात्मा गांधी ने जो बिलग्राम अध्यक्षता किया था वो क्या था 1924 ईस्वी में, इस बात को भी याद रखना है। उन्हें जो आंदोलन चल रहा था 2000 नहीं 1920 में, उस आंदोलन के बाद 2022 में जो चौरा चौरी हत्याकांड हुआ उसके बाद महात्मा गांधी को भी जेल डाल दिया गया था।
2024 में फिर महात्मा गांधी को रिहा किया गया। महात्मा गांधी बीमार पड़ गए ऐसा उन्होंने बोला। उसके बाद उन्हें रिहा कराया गया। असहयोग आंदोलन के बाद उन्हें जेल में डाला गया था। जब महात्मा गांधी को रिहा कराया गया तो उन्होंने 1924 में फिर कांग्रेस की अध्यक्षता भी कर दी। कहाँ पर? बिलग्राम में। बिलग्राम ये यूपी में पड़ता है शायद, मेरे हिसाब से। मैं एक एग्जैक्ट लोकेशन अभी मुझे नहीं रिवाइंड हो रहा है। इसके बाद अगर आगे की बात करें कि राज्य अपहरण नीति, देखिए ये नाम बहुत फेमस है, आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, डलहौजी, ये बहुत ही फेमस नाम है। तो राज्य अपहरण नीति जो है ये डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। इससे संबंधित 3-4 प्रश्न आते हैं। लूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो, या फिर हड़प नीति जो है ये भी डलहौजी ने लागू किया था। भारत में प्रथम बार जो रेल चलाया गया था ये भी डलहौजी के ही शासनकाल में चलाया गया था। तो डलहौजी से इन 4 चीज़ों को आपको याद रखना है। डलहौजी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट थॉट्स हैं ये भी अभी आगे आएंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस देखा है। तो फिर धीरे धीरे लाइन बाय लाइन करते हम सीखेंगे। एक ही दिन डलहौजी के बारे में सारी चीज़ नहीं सीखेंगे, वरना आपको रिवाइंड नहीं रहेगा। आज आपने डलहौजी के बारे में 3 बात जाना कि राज्य अपहरण नीति इन्होंने लागू किया था, हड़प डालो नीति इन्हें लागू किया था, रेलवे सर्वप्रथम इन्हीं के समय में भारत में चलाई गई थी। इसके साथ ही फूट डालो शासन करो की नीति भी डलहौजी ने ही लागू किया था। तो 4 चीज़ याद होगी। जब 5वां चीज़ डलहौजी के बारे में आप आगे वाले लेक्चर में जब देखोगे तो फिर वो चारों चीज़ें आपकी रिवाइंड हो जाएगी। एक तो 4 चीज़ होगी, फिर 5वां चीज़ सीख जाओगे। इसीलिए एक ही दिन सब नहीं सीखना है डलहौजी के बारे में, धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे आ रहा है कि आर्थिक अपक्षय का जो सिद्धांत के प्रतिपादक किसने था? आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत का प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। इनसे भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने किया था? तो भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय की जो गणना है ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी का एक पुस्तक बहुत फेमस है जिसके बारे में पूछा जाता है। पुस्तक का नाम है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। उनमें बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की गई है। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के यहाँ पे शासन थी तो कैसे कैसे चीज़ें होती थी। तो पुस्तक बहुत फेमस है, ये पूछा जाता है। और दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना करवाई थी। ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी को इंडियन में जो है इंडियन इकोनॉमी का पितामह भी ऐसे कहा जाता है शायद, बट मैं श्योर नहीं हूँ। मैं बता दूंगा आगे दादा भाई नौरोजी के बारे में। आगे है यहाँ पे राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? देखिए राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की जो अधिकतम संख्या 12 होती है, जो राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। 2 एंग्लो इंडियन को भी मनोनीत करते थे, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने एंग्लो इंडियन वाला को ख़त्म कर दिया। अब राज्यसभा एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं करते। एंग्लो इंडियन कहने का मतलब ये होता था कि जब अंग्रेज गए थे तो उनके कुछ वंशज यहीं रुक गए थे। वो 1947 में देश को खाली नहीं किए थे, जो यहाँ भारतीय महिला से शादी कर लिए थे। अब उनके जो बच्चे हुए तो वो एंग्लो इंडियन कहलाए, क्योंकि वो इंडियन भी थे और यूरोप से आए हुए जो लोग थे क्योंकि उनसे वो पैदा हुए थे, तो वो इंडियन भी कहलाए और एंग्लो भी कहलाए। तब वैसे लेकर हमारे संविधान में 2 सीटों को रिजर्व किया गया था, जिन्हें कि मोदी गवर्नमेंट ने हटा दिया 104वां अमेंडमेंट के द्वारा। जो 104वां संविधान संशोधन हुआ उसमें उन्हें हटा दिया गया। 2029 में हुआ था, 2019 में हुआ था, 2019 में ये हुआ था। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए एंग्लो इंडियन, तो अगर राहुल गांधी का बात किया जाए तो राहुल गांधी भी एक तरह से एंग्लो इंडियन ही हुए, क्योंकि वो राहुल गांधी के जो पिता संजय गांधी हैं वो तो भारत से हैं, लेकिन उनकी माता जो सोनिया गांधी है वो इटली की है। तो इस प्रकार से तो वो एंग्लो इंडियन हो गए। अगर वो चुनाव हार भी जाते तो राष्ट्रपति की मदद से वो एंग्लो इंडियन के रूप में जो रिजर्व सीटें हैं उस पर जाके बैठ सकते थे, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट भी दिमाग लगाई, एंग्लो इंडियन की सीट को ही ख़त्म कर दी। ठीक है। अगला प्रश्न के बारे में हम लोग जहाँ पे जानते हैं, हाँ पॉलिटी का भी इसमें बहुत अच्छे से आगे चल के कवर हो जाएंगे। जैसे कि लोग सोच रहे हैं कि जैसे पॉलिटी यहाँ पे आया ना, पॉलिटी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आना चाहिए, धन विधेयक के बारे में 110 आर्टिकल वगैरह, वो धीरे धीरे कवर हो जाएंगे। वही आप आरआरबी 1992 का आरआरबी अभी हम लोग कर रहे हैं, वो भी आरआरबी 1992 भी केवल गुवाहाटी देखें और कोलकाता ही देख रहे हैं। आगे सभी चीज़ें इसमें कवर हो जाएगी, ज़्यादा नहीं सोचने हैं, सब कवर हो जाएंगे। एग्जाम्स होने से पहले ये जितने भी प्रीवियस ईयर PYQ सीरीज चल रहा है ये खत्म हो जाएंगे, और इसे 2-3 बार अगर आप देख लिए ना, ये तो क्लास में ही याद हो जानी है। तो SPD का पूरा निचोड़ ही है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे पूछा गया इसमें कि जो सुंडा जल डमरू है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। सुंडा जल डमरू क्या होती है? जैसे कि श्रीलंका और भारत के बीच में ना एक पाक जल डमरू, उसको पाक की खाड़ी या पाक जल डमरू भी कहा जाता है, वो भी बहुत फेमस है। पूछा जाता है कि पाक जल डमरू कहाँ है, तो पूछता है कि पाक जल डमरू कहाँ या पाक की खाड़ी कहाँ, तो लोग सोचते हैं अच्छा भारत और पाकिस्तान के बीच में होगा। नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच में जो है पाक जल डमरू है। तो ये सुंडा जल डमरू जो है ये जावा और सुमित्रा द्वीप के बीच में है। जावा और सुमित्रा द्वीप जो है ये दोनों कहाँ है? इंडोनेशिया में है।
इंडोनेशिया का राजधानी पहले जकार्ता था, लेकिन अब इंडोनेशिया अपना राजधानी शिफ्ट करके सुमित्रा द्वीप बना रहा है बहुत अच्छा से, ठीक है। तो जावा तथा सुमित्रा द्वीप का जो जलडमरू है बीच में, जो जल संधि, वो सुंडा जलडमरू के नाम से जाना जाता है, और ये कहाँ है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया बहुत सारे टापुओं का एक द्वीपों का समूह है, देश है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे है, आपको दिखाई दे रहा होगा, राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। राष्ट्रीय आय का जो आकलन है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। अगर इंग्लिश में बोले तो इसका होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल संगठन। अब यहाँ पे एक प्रश्न आती है आप सभी के सामने कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो है यह स्थापना कब किया गया था? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना का बात करें तो ये क्या गया था आपका 1900 एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं आ रहा है, 1951 ईस्वी में किया गया था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना। इसे CSO भी कहा जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना किया गया था 2 मई 1951 को हुई थी, ठीक है। फिर इसका 1954 में नाम बदल के CSI कर दिया गया था। CSI कर दिया था, पहले CSO था, फिर 1954 में इसका नाम बदल कर CSI कर दिया गया। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। इससे भी पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कभी कभी पूछ देता है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का जो है मुख्यालय ये कहाँ है, नई दिल्ली में। इसमें कुछ प्रमुख शर्तें भी थी। शर्त मैं रिवाइंड कर पा रहा हूँ कि सांख्यिकीय मानों का प्रतिपादन और रक्षण करना, राष्ट्रीय लेखों में जुड़े काम करना, औद्योगिक आंकड़े हो गए, शहरी कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का निर्णय लेना, आर्थिक संगणना और सर्वेक्षण करना, सदकीय सांख्यिकी में प्रशिक्षण करना, ये सभी इसके मुख्य कार्य थे। हालांकि इसमें अपडेट्स आगे भी करते जाते हैं, जैसे ही कोई नई चीज़ों की ज़रूरत होती है इसमें जोड़ दिए जाते हैं। इसके बाद आगे पूछा है इसमें प्रश्न जो है वह है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च को संपन्न हुआ था, और ये हुआ था आपका 1931 ईस्वी में, गांधी और इरविन के बीच में। और ये समझौता हुआ था कि बहुत सारे लोगों को उसमें अंग्रेज़ी गवर्नमेंट के द्वारा परेशान किया जा रहा था, गांधी इरविन समझौता, जिसमें कि गांधी जी के लगभग सभी शर्तों को मान लिया गया था। गांधी जी के सामने इरविन को झुकना पड़ा था, हालांकि वो झुकना नहीं चाह रहा था, लेकिन गांधी जी के सामने उसे झुकना पड़ गया था। गांधी जी एक शर्ते पे विफल हो जाते हैं, राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को, जो कि फांसी पे नहीं बचा पाते हैं। कोई लोग ऐसा बोलते हैं, ये विडंबना है कि गांधी जी ने इस बात पे चर्चा ही नहीं की। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, गांधी जी ने चर्चा किया था, लेकिन जो इरविन है वो मानने के लिए रेडी नहीं था। तो गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को किया गया था। गांधी इरविन समझौता में कुछ खासियत निकल के आई नहीं थी, गांधी जी के बात को मान लिया गया था। इसे विक्ट्री ऑफ इंडिया ऑन 50 मार्च 1931 को ये किया गया था, और ये था जब पैक्ट वाज ए सिग्निफिकेंट डिप्लोमेंट इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से लेकर रिलेटेड किया जाता है। अगला यहाँ पे जो प्रश्न है कि विश्व बैंक, ये विश्व बैंक आपको पता होनी चाहिए, वर्ल्ड बैंक, उसके बारे में यहाँ पे प्रश्न आया है कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय जो है ये है वाशिंगटन DC में। वाशिंगटन DC जो है अमेरिका की राजधानी है। और विश्व बैंक के अगर इस्टेब्लिश की बात किया जाए तो इसे इस्टेब्लिश किया, इसका जो फाउंडेड किया गया था जुलाई 1944 में, ठीक है, जुलाई 1944 में इसे फाउंड किया गया था, और इसका इस्टेब्लिश भी है जुलाई 1944 में, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में भी बनाया गया था, और वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए, योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था लिखा गया, इस बात से भी एक फ़र्क पड़ता है, क्योंकि 2015 में योजना आयोग को बदल के नीति आयोग कर दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। नीति आयोग, इसीलिए आप स्थापना पूछता होगा कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ, तो नीति आयोग का जो स्थापना हुआ ये 2015 ईस्वी में हुआ। नीति आयोग से पहले जो है ये योजना आयोग चलता था। योजना आयोग स्टार्ट किया गया था 1951, मतलब देश आज़ाद होने के बाद से पहला योजना आयोग जो है इसका स्थापना 1951 से लेकर ये 1956 तक चला था। योजना आयोग में कुछ लक्ष्य दे दिए जाते थे, उसे ही पूरा करना होता था। कुछ योजना आयोग विफल भी रहे थे, कुछ सफल भी रहे थे। योजना आयोग को बेसिकली पंचवर्षीय योजना कहा जाता था, 5 ईयर प्लान,
जब एक इसमें डेडिकेटेड वीडियोज़ भी आएगा जो मेन हॉट टॉपिक है ना, जैसे कि योजना आयोग के बारे में आ जाएगा, बजट सेशन के बारे में आएगा, वो सभी आपको इसमें आगे चल के देखने को मिलेगा। बस अभी इसमें इतनी जानकारी रखना है कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जब योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया तो अभी भी अध्यक्ष जो है ये प्रधानमंत्री ही होता है। योजना आयोग को 2015 में नीति आयोग में बदल दिया गया। नीति आयोग का जो बैठक है प्रधानमंत्री ही बुलाता है। बैठक में सभी राज्यों को, मुख्यमंत्री को भी अनिवार्य रूप से आना अनिवार्य होता है। सभी की सहमति से योजना आयोग जो है, यानी जो अब नीति आयोग हो चुका है, ये निर्णय लेती है। और आज की इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जो जनक है किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ का एक फेमस पुस्तक है, उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है एडम स्मिथ ने लिखा था। इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आई होप कि ये जो आरआरबी गुवाहाटी और आरआरबी कोलकाता 1992 का ये क्वेश्चन था, इसी तरह से सभी जो इस पीढ़ी में दिए हुए संपूर्ण है उसे इसी तरह से डिस्कशन के साथ कवर कराए जाएंगे, कहीं जितने भी लेक्चर हो जाए, जो कि आपके अपकमिंग्स अगर हम बात करें तो जो आपके अपकमिंग्स एग्ज़ाम है, जिसमें कि आपको एनटीपीसी है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, ये दोनों ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका जीके। और इस जीके को अगर आप कर लिए तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से आगे अब नेक्स्ट डे डेली ये अपलोड किए जाएंगे, आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। कंटेंट अच्छी लग रही है, तरीके भी अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ इसमें इंप्रूवमेंट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि उस हिसाब से इसमें इंप्रूवमेंट भी किया जा सके। बाकी आपको लेक्चर डेली इसी चैनल पे प्राप्त होते रहेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी कुछ राय देना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर की कमेंट कर दें। धन्यवाद।